दोस्तों, तो पार्ट नंबर सेकंड यानी पार्ट नंबर सेकंड मतलब चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर सेकंड हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हमने अच्छे से कर लिया था। देखो, इंडेक्स की हेडिंग अलग अलग हो सकती है, हर बुक के हिसाब से इंडेक्स अलग अलग हो सकता है। जैसे अब मैं बात करता हूं, जैसे हम 12th क्लास में पढ़ाते हैं तो संदीप गर्ग अलग थोड़ा सा इंडेक्स रहता है, टीआरजन का थोड़ा अलग इंडेक्स रहता है, ठीक है ना। अलग अलग इंडेक्स आपको देखने को मिल सकता है। एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा अलग है, हेडिंग अलग हो सकती है, कंटेंट तो वही होगा ना, कंटेंट सेम होगा। तो सेम यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और पार्ट नंबर हमारा जो चल रहा है वो कौन सा है, सेकंड नंबर पार्ट। क्लियर हो गया। तो देखो, हमने वहां लास्ट पढ़ा था, हमने वहां पे उपभोक्ता के बारे में पढ़ा था। उपभोक्ता वो बंदा था जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपभोग करता है, वस्तु सेवाओं को खरीदता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं उपभोग की। तो मैंने कहा उपभोग एक क्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है, उपभोग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए, क्या लिखा हुआ है, अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का प्रयोग करते हैं। उपयोगिता मतलब यूटिलिटी होता है, मतलब अपने वांट्स को, वांट्स मतलब इच्छाओं को संतुष्ट करने की पावर को यूटिलिटी कहते हैं बेटा। यानी अपनी इच्छाओं को पूरा कर, जैसे रोटी है, रोटी में क्या उपयोगिता होती है, रोटी की उपयोगिता बेटा ये होती है कि वो भूख को शांत कर सकता है। पानी की उपयोगिता क्या होती है, पानी की उपयोगिता कि वो प्यास को बुझा सकता है ना। ऐसे ही क्या बोला उसने कि जो उपभोग होता है एक ऐसी क्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट संतुष्टि के लिए, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए वस्तुओं सेवाओं को कंज्यूम करते हैं, यानी उनकी उपयोगिता के मूल्य का प्रयोग करते हैं। जैसे भोजन लेना तो भूख मिटेगी, कपड़े पहनना, देखो उपभोग का मतलब ये नहीं होता कि खाना खाना, उपभोग का ना कुछ भी हो सकता है। आपको क्या नाम है, ग्रे कलर की शर्ट चाहिए, बट मैंने आपको ग्रीन कलर की दिलाई, तो आपकी उपयोगिता मतलब आपका जो मन है वो संतुष्ट नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, मुझे तो भाई जो मैंने ग्रे बोला था मुझे वही दो, मुझे ग्रीन नहीं चाहिए। तो अगर आपको अपने मन मुताबिक चीजें मिल जाती है, आपको बैट चाहिए, बैट मिला, आपकी आवश्यकता संतुष्ट हो गई। तो संतुष्टि किसी भी तरीके से हो सकती है, वो किसी भी चीज का हो सकता है। तो यहाँ पे बोला इसमें कपड़े पहनना, तो आपको कपड़े चाहिए थे, आपने जैसे कपड़े चाहिए थे मिल गए आपको, आप संतुष्ट हो गए। आपको शिक्षा लेनी थी तो शिक्षक से यानी टीचर से आपको शिक्षा मिल गई, तो वो भी आपका क्या उपभोग हो गया। क्लियर हो गया। तो उपभोग का मतलब क्या, उपभोग एक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं सेवाओं की उपयोगिता के जो मूल्य होता है, वस्तु सेवाओं को हम कंज्यूम करते हैं, उपयोगिता के मूल्य का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। आप चाहे तो एक और डेफिनेशन आपको बताता हूं बेटा। देखो, जैसे मान के चलो आपने 1000 कमाया बेटा, 1000 रुपए कमाए है ना, जिसमें से 600 खाए और 400 बचाए। बेटा ये देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा सीधा है। मान लो आपने 1000 कमाया जिसमें 600 का खाया, खाया मतलब होता है खाया यानी आपने कुछ खाया पिया हो, कपड़े लिए वो यानी कंज्यूम करना, कुछ भी हो सकता है, और 400 आपने बचाए। तो अगर ध्यान से देखे तो ये आपका उपभोग, ये आपका आय हो गई, ये आपकी आय हो गई, आय ना, ये आपका उपभोग हो गया और ये आपका क्या हो गया, दूसरा बचत हो गया। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला भी है कि आय बराबर उपभोग प्लस बचत। अगर मैं 5000 कमा रहा हूं, मान लो मैं 3000 खा रहा हूं, 2000 बचा रहा हूं, ठीक है, तो फॉर्मूला बनता है आय बराबर उपभोग प्लस बचत। इकोनॉमिक्स में आय को बेटा वाई बोलते हैं, जानते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक्स में जो बोलते हैं आय को वाई बोलते हैं, उपभोग को सी बोलते हैं, बचत को एस बोलते हैं। तो फॉर्मूला बन गया हमारा वाई इक्वल टू सी प्लस एस। अब आप चाहते ये भी बोल सकते हो, मान लो आपको उपभोग निकालना है तो बचत को यहां भेज दो, तो आय में से बचत घटा दो तो उपभोग निकल जाएगा। तो अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही तो आप बोल सकते हो आय और बचत के अंतर को उपभोग कहते हैं। देखो ना, ये बचत वहां चला गया तो आय और बचत का जो अंतर होगा वो क्या निकल जाएगा, उपभोग निकल जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो उपभोग एक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता का मूल्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये लिख लो या फिर कि आय और बचत के अंतर को उपभोग कहते हैं। बेटा देखो, ज्यादा टाइम से लगा रहा था, आपको यहीं पे याद हो जाए। क्लियर हो गया ना। चलो, उत्पादन, मैंने कहा तो उत्पादन वो क्रिया है, देखो यहाँ पे तो क्या किया था आपने, खरीदा था, संतुष्ट करने के लिए लिया था। यहाँ पे उत्पादन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल को उपयोगी यानी तैयार माल में बदल देते हो। यानी कच्चे माल को तैयार माल में बदलना ही उत्पादन कहलाता है। और क्यों बदलते हो आप, ताकि वस्तु की उपयोगिता और सेवाओं में क्या की सके, वृद्धि की जा सके। गन्ना लिया आपने, शुगर केन, गन्ना लिया, गन्ना है आपका मान लो 10 रुपए किलो सपोज करो।
आप उसको चीनी में कन्वर्ट करोगे तो बेटा उसकी जो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा ना। और आप क्यों कर रहे हो ये काम? ताकि आप लाभ अर्जित कर सको। तो बेटा उत्पादन का जो काम होता है ना, मेनली जो फोकस होता है बेटा, वो लाभ को मैक्सिमाइज करना होता है, मैक्सिमम, ठीक है ना, जो ज्यादा जो काम होता है बेटा, ठीक है। तो उत्पादन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, ताकि वस्तु की जो उपयोगिता है तथा सेवाओं में वृद्धि की जाए, वस्तु की उपयोगिता और सेवाओं में वृद्धि की जा सके। बट उत्पादक कौन है? उत्पादक वो बंदा है जो उत्पादन कर रहा है। तो उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए, आय बोलो या लाभ अर्जित करने के लिए, आय अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। क्या करता है? आय अर्जित करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, स्टैट के अंदर। अध्ययन उसके बाद हमारा चैप्टर जो है, अच्छा जो सांख्यिकी के बारे में बेटा वो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये पार्ट ऑफ चैप्टर है, चैप्टर का ही पार्ट है आपका, याद रखना, आपको पढ़ना पड़ेगा। बचत क्या होता है? मैंने कहा आय का वह भाग, आय का वो भाग जिसे खर्च नहीं किया जाता। भाई जिसको खर्च नहीं कर रहा तो बचत हो गया, सिंपल डिफरेंस है। आय का वह भाग जिसे खर्च नहीं किया जा सकता। आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ये भी लिख सकते हो। अब मुझे मान लो क्या निकालना, बचत निकालना, तो मैं बोलूंगा आय और उपभोग। अब उपभोग को उधर भेज दो, तो आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। जब मैंने उपभोग के लिए पढ़ा था तो मैंने कहा था आय और बचत के अंतर को उपभोग कहते हैं। अब मैं उपभोग को उधर भेज रहा हूं तो आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो, सिंपल सा फंडा है ना। लास्ट है निवेश। बेटा निवेश अभिप्राय पूंजी निर्माण की प्रक्रिया से है, यानी निवेश क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पूंजी निर्माण। आप बैंक में 1 लाख रुपए रखते हो, ये सोच के रखते हो कि कल को 1,10,000 हो जाएंगे, इसका मतलब पूंजी का निर्माण होगा, ठीक है ना, पूंजी बढ़ेगी। तो पूंजी के स्टॉक में, यानी जो आपका पैसा है उसके स्टॉक में वृद्धि करने को निवेश कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करने को निवेश कहता है। आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो बेटा, निवेश अभिप्राय पूंजी स्टॉक में वृद्धि करने से है। पूंजी का जो यानी पैसा का जो बंडल आपका पैसा रखा पड़ा है उसके स्टॉक में वृद्धि करने को निवेश कहते हैं। ये लिखो, चाहिए लिखो, निवेश अभिप्राय पूंजी निर्माण की प्रक्रिया से, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया से, निवेश अभिप्राय पूंजी निर्माण की प्रक्रिया से है। यह अभी मैंने आगे एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, आप चाहे तो लिखो ना लिखो, बट वैसे कंप्लीट हो गया था पहला कि निवेश अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करने से या पूंजी निर्माण की प्रक्रिया से। क्लियर? फिर यह उन परिसंपत्तियों मतलब होता है एसेट्स, आपकी जो संपत्तियां, परिसंपत्तियां हैं, ठीक है, कि खरीद पर किया गया व्यय, यानी ये उन परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय है जिससे आय और पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। यानी मैं उन जगह पैसा लगाऊंगा, उन जगह पैसा इन्वेस्ट करूंगा जिससे कि मुझे लगेगा कि कल को मेरा पैसा क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो यह उन परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय है, उन एसेट्स की खरीद पर किया गया व्यय है जिससे मुझे पता है कि आगे जाकर के मेरे आय या फिर पूंजी में क्या होगा? निर्माण होगा, यानी वो बढ़ेगी। मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो बिल्डिंग भी इसलिए खरीदी मैंने 50 लाख की, ताकि कल को वो 50 की जगह 60, 70, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए हो जाए, मेरा पूंजी निर्माण हो जाए। समझ में आ गया? तो उसे कहता है बेटा निवेश, यानी पैसे को बढ़ाने का तरीका। क्लियर हो गया? यहां तक नोट डाउन करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा क्या अगला डेफिनेशन हमारा है विनिमय। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, इंग्लिश में कहें तो एक्सचेंज, ठीक है ना। तो विनिमय एक आर्थिक क्रिया है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। क्या? वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय मतलब खरीद और बिक्री से संबंधित है, खरीद और बिक्री से संबंधित है। तो विनिमय एक आर्थिक क्रिया है जो वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित है, और इनका क्रय विक्रय जो था अधिकतर मुद्रा के द्वारा किया जाता है, पैसों के द्वारा, मनी के द्वारा। क्लियर हो गया? चलो, अर्थशास्त्र के 3 विभिन्न घटक होते हैं, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स में मेनली जो 3 पार्ट जिनकी स्टडी की जाती है, मेनली क्या है हमारा? वो हमारा उत्पादन है यानी प्रोडक्शन, फिर है उपभोग कंजम्पशन, और है फिर वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसने क्या बोला है, इसके अंदर हमने 3 जो इकोनॉमिक्स है उसको 3 मेन जो है पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया हुआ है, 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला जो है आपका वो क्या है, आपका उत्पादन, दूसरा उपभोग और तीसरा है वितरण, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता उत्पादन के साधन बोलो या कारक बोलो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो उत्पादन के साधन या फिर उत्पादन के कारक तो 4 होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। कौन कौन से बोले मैंने? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। भूमि से हमें क्या मिलेगा? लैंड से हमें क्या मिलेगा? हमें रेंट मिलेगा, तो यानी इसको बोलते हैं लगान या किराया, ये हमें मिलता है भूमि से। क्लियर हो गया? अगर हम किसी को पैसे देते हैं किसी को, तो उससे हमें क्या मिलता है बेटा? ब्याज, यानी पूंजी पे मिलता है ब्याज। अगर हम मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं तो मजदूरों पे क्या मिलेगा? मजदूरी, ठीक है ना। श्रम पे क्या मिलेगी? अगर हम किसी को श्रम दे रहे हैं तो मजदूरी देगा, मुझे वो वेजेस देगा। क्लियर है? तो भूमि के बदले लगान किराया, पूंजी पर ब्याज,
श्रम पे मजदूरी, और उद्यम यानी जो मेन होगा उससे क्या मिलेगा बेटा, लाभ मिलेगा। क्लियर हो गया। तो ये जो नीचे के चार हैं इसको बोला जाता है कारक आय या साधन आय। कारक आय, जैसे लैंड ने अपनी सर्विस दी, हमने बोला जमीन पे काम कर लो तो जमीन की सर्विस दी, तो जमीन से हमें किराया मिला। तो जो ऊपर के चार है, ऊपर के चार, इसको बोला जाता है उत्पादन के साधन। क्या बोला जाता है, उत्पादन के साधन या उत्पादन के कारक बोला जाता है। बट जो नीचे के हैं, मार्कर्स कहां गए, बट जो नीचे के ये जो चार है, 1 2 3 4, ये होते हैं आपके कारक आय या साधन आय। आप लिख सकते हो, अगर नहीं दिख रहा तो यहां लिख लो, कारक आय बोलो या साधन आय बोलो बेटा। क्या बोलो, साधन आय। ठीक है ना। तो यह कई बार पूछा जाता है कि बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मतलब कारक उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं। तो भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, इनको क्या मिलता है, भूमि को मिलता है लगान किराया, भूमि से मिलता है लगान किराया, पूंजी से मिलता है ब्याज, श्रम पे मिलती है मजदूरी, उद्यम से होता है लाभ। क्लियर हो गया। चलो नोट डाउन करो बेटा फटाफट से, ये छोटी मोटी चीजें। तो आगे देखिए, हमारे पास आ गया सांख्यिकी, जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। चलो, सांख्यिकी होता क्या, नहीं स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। देखो जो स्टैटिस्टिक्स है, उस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, वो आया आपका लैटिन भाषा के स्टेटस से। लैटिन भाषा के स्टेटस से आया है। इटालियन भाषा में एक होता था स्टैटिस्टा होता था, उससे आया है। ठीक है ना। और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक्स से ये आया हुआ है। तो इन 3 वर्ड्स को देखा गया था, जिनमें इन तीनों का मतलब ही जो होता है वो होता है राज्य यानी स्टेट। तीनों का मतलब क्या होता है, राज्य यानी स्टेट। ये स्टेट इसलिए होता था बच्चा, होता क्या था ना, पुराने टाइम में राजा हुआ करते थे, आपको बताइए राजा वाला सिस्टम चलता था। तो होता क्या था, राजाओं को ना अपने राज्य का ना कि जनसंख्या उनकी कितनी है, कितने उनके राज्य में लोग रह रहे हैं, कि कितनी कितनी भूमि किसके पास है, कौन कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, इन सब का ब्यौरा चाहिए होता था। तो उस ब्यौरा को निकालने के लिए वो एक साइंस का उपयोग करते थे, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स ये है, इसको यूज करते थे बेटा। ठीक है ना। ताकि उनको अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वो उसके अकॉर्डिंग अपने रूल्स एंड ऑल बने, नियम कानून बना सके। क्लियर हो गया। तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पे लैटिन, इटालियन और जर्मन भाषा के जो अपने अपने वर्ड से इनसे मतलब निकाला गया है, जिनका मेन तीनों का मतलब ही क्या होता है, वैसे राज्य होता है, मतलब स्टेट। और इसलिए इसको प्राचीन काल में राज्य का विज्ञान या राजाओं का विज्ञान भी बोलते थे। क्या बोलते थे, राज्य का विज्ञान या राजाओं का विज्ञान भी बोलते थे। क्लियर हो गया। स्टैटिस्टिक जो था हमारा मेन जो हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया। ठीक है ना। इस शब्द का उपयोग जो सबसे पहले हुआ था बेटा, ठीक है, स्टैटिस्टिक जो शब्द था उसका सबसे पहले जो उपयोग हुआ था वो किसने किया था बच्चा, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, ये क्या था, जर्मनी के एक विद्वान थे। ठीक है ना, उनका नाम था गॉटफ्रायड ऑकेनवाल। उन्होंने 1749 में किया था, 1749 में इसको सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज किया था। तो ये भी आप याद रख लेना थोड़ा बहुत। ठीक है ना। 1749 में गॉटफ्रायड ऑकेनवाल ने इसका यूज किया था, जर्मनी के थे वो। ठीक है ना, एक विद्वान। अब इनको फादर ऑफ, उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स भी बोलते थे बच्चे, क्या बोलते थे, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं उनको। ठीक है ना। अगर इंडियन इकोनॉमिक्स बोल रहा हूं, इंडियन आपका स्टैटिस्टिक्स की बात करें, उसके फादर कौन है, तो पीसी महालनोबिस है। मैं लिखवाऊंगा बाद में सब चीजें। ठीक है ना, उनके पीसी महालनोबिस है। तो ये नॉर्मल वे में जब सबसे पहले जो वर्ड यूज किया था वो किसने किया था, जर्मनी के गॉटफ्रायड ऑकेनवाल ने। ठीक है ना, 1749 में। सांख्यिकी का मेन अगर देखा जाए डेफिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं, और उसके बाद हम अपना सांख्यिकी पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक वचन बहुवचन के रूप में। ठीक है ना। 4-5 पार्ट में मैं इसको खत्म करूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में। ज्यादा बड़े पार्ट्स बना के कुछ नहीं होता, बोरियत होती है, आपको भी बोरियत होगी, मुझे पता है। ठीक है, कोई भी लगातार नहीं बैठ पाता वीडियो देखने के लिए, तो छोटी छोटी वीडियोस में हम इसको खत्म करेंगे और पूरा कोर्स खत्म करेंगे। ठीक है ना। चल, तो उसने बोला यहाँ पे सांख्यिकी से अभिप्राय क्या होता है, ऐसे विवरण मतलब आपका स्टेटमेंट की बात कर रहा है, एक ऐसे स्टेटमेंट से है, ठीक है, जिनमें संख्या संबंधी यानी संख्या से रिलेटेड चीजें होगी, संख्या संबंधित तथ्य हो, यानी क्वांटिटेटिव चीजें होगी, क्वालिटेटिव नहीं होगी। वो कितना गोरा है, वो कितनी पतली है, इससे हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। हमें तो मतलब है जो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, जो क्या है नंबर की फॉर्म में होगा, हम उसकी स्टडी करेंगे इस बुक के अंदर। यानी यहाँ पे संख्या संबंधित तथ्यों की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसने बोला ऐसे विवरण जिनमें संख्या संबंधित तथ्य हो, उन्हें क्या कहते हैं, सांख्यिकी या समंक। बेटा समंक भी याद रखना, समंक भी कहते हैं। तो सांख्यिकी या समंक कहते हैं जिनमें संख्या संबंधित तथ्य होते हैं, अर्थात यह संख्यात्मक यानी क्वांटिटेटिव
सूचनाओं का भंडार है। सिर्फ ये क्वांटिटेटिव बातें करेगा, क्वालिटेटिव की बात नहीं करेगा कि आप गोरे चिट्टे हो क्या हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये क्वांटिटेटिव बातें करेगा बेटा, ठीक है ना, इसलिए इसको सांख्यिकी समंक भी कहते हैं, ठीक है ना, ये आप उतार लो। इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं, कुछ ज्यादा कुछ खास था नहीं इस पार्ट में, बट जो भी हमने पढ़ा बेटा आपको पता होना चाहिए, और आप इन चीजों के बेस पे आप और बच्चों से आगे रह सकते हो। शायद ही और बच्चों को नहीं पता होगा, सिर्फ आपको पता होगा, जहां तक मुझे पता है ना। चलो, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, जहां पे हम सांख्यिकी को ढंग से स्टार्ट करेंगे और उसको क्या है मैक्सिमम खत्म कर देंगे, ठीक है ना, वो ताकि वो चौथे पार्ट तक या तो उससे पहले पहले खत्म हो जाए या चौथे पार्ट में खत्म हो जाए, इतनी कोशिश करेंगे हम, ठीक है ना। तो चलो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।